अस्सलामुअलैकुम। जहान रमज़ान में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब हसन और शो का आगाज़ इस जो खुसूसी ट्रांसमिशन है इसका आगाज़ मैं कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों कर रहा हूं। तो कुछ ही देर बाद आपको नादिया खान भी ज्वाइन कर लेंगी। वो रास्ते में ही हैं, तो हम दोनों ही इस शो को आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जहान रमज़ान की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो हम सेगमेंट्स बनाते हैं ये बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम इस पर काम करती है और तमाम ही पहलुओं को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। जो पाकिस्तान में जो हालात वाक़यात हैं उनको भी, फिर अवामी इशूज़ हैं उनको भी हम उनको भी ज़ाहिर हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं, आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। बैनुल-अक़वामी इशूज़ की भी बात होती है, खेल की बात होती है, सयाहत की, सकाफ़त की, सियासत की, सेहत की। तो हर मैदान पर उससे मुताल्लिक़ जो भी खबर आती है आपको देते भी हैं और उस पर तज्ज़िया भी होता है। तो ये ये फीडबैक आपका बता रहा है कि आप इसको, हमारी एफर्ट को पसंद कर रहे हैं। और रमज़ान मुबारक के बाद तो फिर ये मॉर्निंग शो में दोबारा ज़ाहिर है सुबह के औकात में आपसे मुलाकात होगी। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आज की जो हमारा शो है उसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो कि भारत ने जीत लिया, इसकी बात होगी। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे शो में तो कुछ मईशत की बात होगी, इकॉनमी की बात होगी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है, बतदरीज इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है। तो अब देखना यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितना इंटरेस्ट रेट कम होता है, इस पर तज्जिया भी होगा। पाकिस्तानी मईशत किस तरफ जा रही है ये भी हम बात करेंगे। फिर कुछ कैट बाइट के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कैट बाइट इन्फेक्शन क्या है और क्यों इससे मुताल्लिक़ तशवीश है कि इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो इस पर भी हमारे साथ डॉक्टर भी होंगे और अस्पतालों में जो वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो एमरजेंसी में इससे मुताल्लिक़ क्या सूरत हाल है और कितने केसेस आ रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर शो के आखिर में मौसम का अहवाल भी बताएंगे, क्योंकि कराची में कल से एकदम से गर्मी आ गई है और बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया। दोपहर के औकात में बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत हाल हो गई है। टेम्परेचर कहाँ किस तरफ जा रहे हैं और मज़ीद आने वाले हफ्ते में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी या फिर वापस थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, तो ये भी हम जानेंगे। तो शो का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर और सबसे पहले क्रिकेट की हम बात करेंगे। कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ। पाकिस्तानियों की तवक्कुआत, हमारी तवक्कुआत यही थी कि पाकिस्तान, एक तो पहली तवक्को तो ये थी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन जब पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया तो हमने ये सोचा कि चलें ठीक है, हम होस्ट कर रहे हैं इसको तो एटलीस्ट फाइनल तो लाहौर में हो जाए, कज़ाफी स्टेडियम में हो जाए। लेकिन ये भी ना हो पाया और दुबई में फाइनल हुआ जहां भारत ने न्यूजीलैंड को, यानी आप एक मुकाबला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ऐसा मुकाबला होगा जिसमें जरा इंटरेस्ट डेवलप होगा, लेटर ऑन हो गया। थोड़ी विकेट्स ले ली न्यूजीलैंड ने, लेकिन जो न्यूजीलैंड ने स्कोर बनाया था वो लग रहा था कि 15-20 रन न्यूजीलैंड पीछे रह गया है और कम बनाए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं था भारत की टीम पर। थ्रू आउट हमने देखा रोहित शर्मा ने आकर जिस तरह एक तेज नॉक खेली, तो इसमें जो थोड़ा बहुत भी प्रेशर होता है बॉलर्स का वो भी खत्म हो गया। लेटर ऑन जरा उन्होंने कॉम्पीट करने की कोशिश की और जरा टफ टाइम दिया भारतीय बैटर्स को, लेकिन हो नहीं पाया न्यूजीलैंड से। और वेल डिजर्व विन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत ने ये आईसीसी इवेंट जीतकर यह साबित कर दिया कि भारत एक बेहतरीन टीम है। 2024 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता रोहित शर्मा की कप्तानी में, जिसमें विराट कोहली भी खेल रहे थे। क्योंकि देखिए विराट कोहली पहले कैप्टन रह चुके हैं और सीनियर प्लेयर्स इसमें मौजूद हैं, राहुल भी इसमें मौजूद हैं। तो एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की जो बात है ना, वो रोहित शर्मा ने दिखा दिया करके, कितने सीनियर प्लेयर्स हों, एक्स कैप्टन आपकी टीम में हो, लेकिन जब आप एग्जाम्पलीफाई करते हैं एज ए कैप्टन तो पूरी टीम जैलेंट करके खेलती है। और यही होता हुआ हमने इस फाइनल में देखा। रोहित शर्मा से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी कह रहे थे कि भाई अब काफी ज्यादा मतलब 10,000 से ज्यादा रन बना लिया रोहित शर्मा ने, तो शायद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि ये तमाम अफवाहें, रूमर्स हैं ये सारी, मेरे रिटायरमेंट से मुतालिक मैं खुद ही फैसला करूंगा और अभी मेरा रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया। क्रिकेट के मैदानों में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट कैसे बेहतरी की तरफ जा सकती है और एक्स क्रिकेटर क्या कुछ बात कर रहे हैं ये भी हम शामिल करेंगे। और कल के मैच पर भी तज्जिए और तबसरे होंगे। भारतीय सहाफ़ी अभिषेक त्रिपाठी ने हमें ज्वाइन किया। अभिषेक बहुत शुक्रिया आपने। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अभिषेक भी कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे हमें। अब्बास,
कैसा आपको लगा? वेल डिजर्व विन इसको कहा जा सकता है, मिशन अकॉम्प्लिश हो गया भारत का जो वो चाह रहे थे। इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा था लेकिन भारत वो निकाल गया, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होने दिया। तो ओवरऑल एक पाकिस्तान के लिए ठीक है, एक इवेंट हमने होस्ट किया, लेकिन उस तरीके से वो रिजल्ट नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहरहाल देखो जोहर भाई, सबसे पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को। नो डाउट चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत जबरदस्त किस्म का इनेकाद पाकिस्तान के अंदर हुआ। 5 टीमें एट अ टाइम इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर रही। वेन्यूज के ऊपर उन्होंने मैचेस खेले। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सिक्योरिटी दी गई थी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। जो इंतजामात यहाँ पर टीम के लिए थे बहुत जबरदस्त थे। नो डाउट इसके अंदर कोई किसी किस्म का भी कोई, मैं समझता हूं कि इबाम नहीं होना चाहिए। हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न जिसके ऊपर इंडिया जो बहाना बनाकर यहाँ पर नहीं आया, वो हमारे सारे बॉक्सेस हमने टिक किए, यानी हमारी सिक्योरिटी 100% थी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, ये बड़े दुख की बात है, बड़ी सैड गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि अप टू द मार्क नहीं रही। 2023 वर्ल्ड कप के अंदर भी यही परफॉर्मेंस थी, 2024 के अंदर भी यही परफॉर्मेंस थी, और 2025 में तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नीचे चली गई। अच्छी टीमों ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया। इनमें 4 टीमों में से 2 टीमों ने आगे फाइनल में आना था। 2 टीमें अच्छा खेली। सेमीफाइनल बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने खेला, लेकिन इंडिया ने वही कॉम्बिनेशन के साथ हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, उसी कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने विनिंग बैट कैरी किया। और फाइनल के अंदर भी आपने देखा होगा कि ये 2 लड़के क्रीज के ऊपर खड़े थे जब ये बातें की जा रही थी कि शायद ये मैच हैचिंग के अंदर है, लेकिन जब 60 बॉलों पर 60 रन चाहिए थे उस वक्त ही ये मैच इंडिया के अंदर था। नो डाउट बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट देखी और बड़ा मजा आया। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम की हम बात ही करेंगे। हमें अभिषेक को भी हम जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। अभिषेक त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो आज खुश तो बहुत होंगे आप इंडिया ट्रॉफी ले गया आईसीसी इवेंट, और रोहित शर्मा कप्तानी से रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं कर रहे, तो क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, अच्छी भारतीय टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया और उसकी वजह से उनको खिताब मिला, और 9 महीने में 2 खिताब जीते हैं, तो ये भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को दिखाता है। लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं, तो ये दिखाता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। अब रोहित शर्मा ने संन्यास नहीं लिया, ये उनका निजी फैसला है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग चाह रहे थे, मैं भी चाह रहा था कि रोहित शर्मा को संन्यास लेके अब नए लोगों को कमान सौंपनी चाहिए। देखते हैं वो कब तक खेलते हैं, क्योंकि 2027 में वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप है, तो भारतीय टीम क्या 2027 तक उनको खिलाने के लिए तैयार है? क्या उनका शरीर 2027 तक खेलने को तैयार है? ये सब चीजें देखनी होंगी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने, ये 20-25 रन शॉर्ट हो गए, और उसमें भारतीय बॉलर्स ने, खास बात भारतीय बॉलर्स की ये थी कि कोई एक बॉलर नहीं था जिसने प्रेशर बिल्ड किया था। तमाम ही बॉलर्स ने विकेट्स ली और इसी वजह से रिस्ट्रिक्ट कर पाए। 251 पर लग रहा था कि ये भारत मैच निकाल जाएगा, उस वक्त ये समझ आ गई थी सबको। नहीं, 10 से 40 ओवर के बीच में बहुत ज्यादा धीमे हो गए। मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई कठिन बॉल भी फेंकी जा रही थी। उनके जो प्लेयर थे, मुझे लगता है कि वो उन्होंने भले ही उनके कोच ने कहा था कि हमने लास्ट मैच से तैयारी की है, लेकिन वो कोई तैयारी करके नहीं आए थे और बिल्कुल बहुत ज्यादा स्लो हो गए। वो मिशेल की पारी मुझे याद दिला रही थी कि जिस तरीके से केएल राहुल ने 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली थी, उस पारी की बाबर आजम की भी याद दिला रही थी। मुझे लगता है कि वो बाबर आजम की भी 63 रन 101 बॉल पे, 63 रन 101 बॉल पे बाबर आजम की भी याद दिला दी उन्होंने। जी जी जी, तो वो बहुत शेल में चले गए थे वो दोनों उनके प्लेयर। तो मुझे लगता है कि इतनी भी कठिन पिच नहीं थी, क्योंकि अगर जो आंकड़े देखें तो लास्ट मैच में जो दुबई में 5 मैच हुए उसमें सबसे कम स्पिन जो है पिछले मैच में हुआ। सही। अब्बास, आप क्या कहेंगे? पहली इनिंग्स के बाद ये पता चल गया था, यानी 80% चांस था कि भारत की जो बैटिंग लाइनअप है, यानी 6-7वें तक आप देखें कि जिस तरह जडेजा ने आके परफॉर्म किया और वो डबल्स लिए उस वक्त, ये एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने बॉल डॉट नहीं की और मिड विकेट पर खेल के मतलब सिंगल डबल लेते रहे वो, तो अंदाजा हो गया था कि भारत ये मैच जीत गया। 270-280 भी जोहर भाई रन होते
तो इंडिया ने बाआसानी ये रन चेस कर लेने थे। इंडिया टीम की परफॉर्मेंस, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से जिस एज ए यूनिट वो टीम खेल रही थी, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैटिंग के वक्त प्लेयर्स आपको नजर आए या आपको ऑन फील्ड वो नजर आए, एज ए यूनिट वो टीम खेल रही थी और लग रहा था इस टीम को ऑल ओवर टूर्नामेंट की ये टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। ये फाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया और फाइनल से पहले ये चीज बड़ी क्लियर थी कि इंडिया टीम जिस तरीके की फॉर्म के अंदर है तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर होगा। ये तासुर भी बड़ा दिया गया कि जी इंडिया को बड़ा एडवांटेज दे दिया, जी इंडिया को वहीं पे दुबई के अंदर जी पता नहीं क्या कर दिया। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये सारी चीजें डिसाइडेड थी कि इंडिया ने दुबई के अंदर ही रहना है, दुबई के अंदर ही उन्होंने मैचेस खेलने। तो ये एडवांटेज इंडिया को वहां पर क्राउड की थी, ये एडवांटेज इंडिया को बेशक थी कि वो एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहे, एक ही वेन्यू पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी क्रिकेट को देखें तो उन्होंने 100% परफॉर्मेंस दी है और क्रिकेट में परफॉर्मेंस के ऊपर ही टीमें जो है वो जीता करती हैं। ये एडवांटेजेस जो होते हैं ये बड़ी सेकेंडरी चीजें होती है। एडवांटेज तो पाकिस्तान को भी था, पाकिस्तान ने भी तो इंडिया के अलावा बाकी मैचेस अपने होम ग्राउंड पे खेले ना, बिल्कुल सही, होम ग्राउंड पे खेले, बिल्कुल ऐसे। नहीं अब्बास, एक चीज और बताइए, कल जो सेरेमनी हुई अब्बास, ये भी तो बताया ना कि हम ये होस्ट कर रहे थे इवेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया, चेयरमैन पीसीबी भी नहीं जा सके। तो फाइनल में तो एटलीस्ट होस्ट का होना बहुत जरूरी है। आप किसी को ट्रॉफी दे रहे हैं, वहां पर हमारी पार्टिसिपेशन, हमारी प्रेजेंस ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये भी एक अजीब सी बात है, इस पर बड़ी बात हो रही है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मामला एड्रेस करने का फैसला किया आईसीसी के सामने। बिल्कुल हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट थे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान, ये लोगो था हमारा, और हमारा ये राइट था कि हम विनिंग कैप्टन को वहां पर ट्रॉफी देते। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अभी तक ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं आई, लेकिन ये बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी तो जिसकी वजह से वो नहीं जा सके। आई डोंट नो अभी ये चीजें क्लियर होंगी कि उनको दावत दी गई थी, नहीं दी गई थी। नहीं, लेकिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो थे ना वहां पे। जी चले, ठीक है। जी टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं सुमैर, वो वहां पर थे, उनको वहां पर नहीं बुलाया गया। और सरफराज को वहां पर होना चाहिए था, 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के वो विनर थे, उनको भी वहां पर होना चाहिए था। अगर आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को बुला सकते हैं तो आप सरफराज को भी बुला सकते थे। तो ये चीजें कोई थोड़ी नहीं, सी तो देखिए जब कोई मेजबान होता है तो सारी चीजें मेजबान ही डिसाइड करता है ना कि भाई क्लोजिंग सेरेमनी कैसे होगी, क्या होगा, कौन कौन खड़ा होगा। तो क्या मेजबान क्या गायब थे वहां पर, या उनकी कोई से नहीं थी? कैसे हो सकता है ऐसा? जी जोए भाई, ये लैक ऑफ अथॉरिटी मुझे लगता है। से जो आपने बात की कि से शायद हमारी नहीं है इतनी, उस से की वजह से आप देखें ना, वसीम अकरम के अलावा इस मामले को किसी ने नहीं उठाया। वसीम अकरम, वकार यूनुस कितने बड़े लेजेंड है, और हमारे मुल्क से कुछ क्रिकेटर्स उनके खिलाफ बैशिंग यहाँ पर अभिषेक से भी पूछते हैं क्या उन्हें भी यहाँ पर है। अभिषेक से भी पूछते हैं। अभिषेक, आपको कैसा लगा ये एक यानी मेजबानी कर रहा है एक मुल्क इवेंट की, लेकिन उसकी नुमाइंदगी नहीं है क्लोजिंग सेरेमनी में, ट्रॉफी देने में, कहीं उसके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है। आपने कैसे देखा इसको? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था। कल जब हम लोग देख रहे थे प्राइज सेरेमनी में तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं दिख रहा। मैंने एक दो आईसीसी के लोगों से पूछा भी तो उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन ये तो आपका काम था कि किसको होना है, किसको नहीं होना है, कहाँ खाना जाना है, कहाँ पटाखे बजने हैं। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेजबान था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे कॉन्ट्रैक्ट किए। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तय करना था कौन वहां पर होगा, कौन वहां पर नहीं होगा। आईसीसी से उनका क्या करार हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और कुछ पता नहीं चल रहा। जी अच्छा, मैं देख रहा था राशिद लतीफ, जो कि अब्बास आपको याद ही होगा, पहले अभिषेक से जानेंगे। राशिद लतीफ ने कहा है कि अब वो किताब लिखने का उन्होंने इरादा कर लिया है और वो बुक में सब कुछ बताएंगे कि 90s में क्या क्रिकेट में होता रहा है, मैच फिक्सिंग के मामला और सारी चीजें। और आपको राशिद लतीफ का कैरियर के बारे में पता भी है कि कैसे उनको निकाला गया और सब कुछ। तो अभिषेक, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग भी होगा लोगों के लिए जानना, राशिद भाई ने ये ऐलान किया कि वो बुक लिखने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर वो सच लिखेंगे तो उसको पढ़ना अच्छा होगा और लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं, पहले भी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन उन्हें कुछ नतायज ऐसे भुगतना। आप क्या कहेंगे अब्बास इस बारे में? देखें, कद आप देखेंगे वसीम वकार का कद कहां पर है और राशिद का कद कहां पर है। राशिद लतीफ उस वक्त की एक पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा था
और उस वक्त वो टीम के अंदर थे, उन्होंने नो डाउट कुछ अरसा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वसीम वकार को आप राशिद लतीफ के साथ मैच नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा जेलसी फैक्टर है, बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जेलसी फैक्टर है। तो जाहिर बात है कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो आप मार्केट के अंदर बिकेंगे। तो अब राशिद लतीफ एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो बात हुई कि देर कर दी मेहरबान आते आते, अब वो वक्त गुजर गया, वो टाइम गुजर गया। वसीम वकार की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत ऊपर की से उनको रिकग्नाइज किया जाता है, आईसीसी हो। ये जो छोटे कद वाले प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और अपनी सोशल मीडिया पर रेटिंग बनाने की कोशिश करते हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो लेजेंड्स थे और वो अभी भी लिविंग लेजेंड्स हैं, उनका एक नाम है। वो क्यों क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं आते ये भी पूरी दुनिया को पता है। क्या वसीम अकरम को कभी ऑफर नहीं हुई? वकार यूनुस को ऑफर हुई है, लेकिन वकार एज अ कोच भी रहे हैं। लेकिन एक टाइम होता है आपका, आप उस टाइम के ऊपर सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे जॉब सीकर्स, मैं इनको कहता हूं कि जो क्रिकेट टीम को पहले बैशिंग करते हैं, फिर हर दौर में क्रिकेट बोर्ड को बैशिंग करते हैं। जब इनको क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनों से कुछ नहीं मिलता तो ये उनके पीछे पड़ जाते हैं अपनी नौकरी लेने के लिए। ये पाकिस्तान के अंदर कल्चर है। मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मैं आई विटनेस हूं इन चीजों का बहुत सारी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बहुत सारे प्लेयर कहते थे कि क्रिकेट हमारे हवाले कर दें। उनके हवाले क्रिकेट नहीं की तो उन्होंने सोशल मीडिया और टीवी चैनल के ऊपर उस चेयरमैन की बैशिंग शुरू कर दी। यही हमारे साफियों का भी हाल है, यही हमारे एक्स टेक्स क्रिकेटर्स हैं उनका भी हाल है। देखते नहीं है कि किसका कद कितना है, बस बैशिंग करनी है, अपने आप को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। अब इसके बाद अभिषेक क्या समझते हैं आप? थोड़ी सी ये खबर कहीं से आई थी, बहरहाल अभी तो गैर मुसद्दिका है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कि भारत और पाकिस्तान की कोई सीरीज हो सकता है। देयर आर सम चांसेस कि हो जाए, शायद कोई मामला तय पा रहे हैं या कोई बात का आगाज हुआ है। आपकी खबर क्या है इसमें? नहीं, मुझे तो अभी ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं कहाँ से ये खबर आई है, लेकिन अगर होता है तो अच्छा होता है, लेकिन अभी मुझे कोई हालात नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ये जो कल का मैच है इसमें रोहित शर्मा की इनिंग्स की हमने बात नहीं की अभी तक। रोहित शर्मा ने मतलब वैसे तो अर्ली ऑन आके वो यही करते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, और लेकिन कल जो जिस फॉर्म में वो दिखाई दिए और जैसे उन्होंने लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ पे जो छक्के वगैरह मारे हैं, मिड विकेट पर जो उन्होंने मारा है, तो उससे तो वाकई लग रहा है कि फैसला रिटायरमेंट का अभी शायद बनता नहीं है और वर्ल्ड कप तक वो लेकर जाएंगे अपनी इसी तरह की इनिंग्स वो खेलेंगे। जरा फिटनेस पर थोड़ा तवज्जो दे दें बस अभिषेक। देखिए, फिटनेस पे तो वो तवज्जो दे नहीं रहे हैं जितना मैं लगातार प्रैक्टिस सेशन कवर करता हूँ, बाकी चीजें कवर करता हूँ, लेकिन जब तक हमारे कहते हैं जब तक बल्ला चल रहा तब तक ठाठ है। तो उनका कल बल्ला चल गया। अगर भारतीय टीम ट्रॉफी जीत गई तो उन्होंने संन्यास ना लेने का फैसला किया। अगर उनका बल्ला नहीं चलता, भारतीय टीम ट्रॉफी हार जाती, तो शायद फैसला कुछ और होता। कल की इनिंग की बात करें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर रोहित शर्मा ने इस तरीके की इनिंग खेली कि उन्होंने एक तरीके से मैच खत्म ही कर दिया था। अगर उनकी इनिंग इतनी तेज ना होती तो बीच के ओवर में जो स्लो गेम होता है उससे हम लोगों को नुकसान होता। लेकिन रोहित शर्मा जब खेल रहे थे और जब आउट होने से पहले तो ऐसा लग रहा था कि 40 ओवर से लेकर 42 ओवर के बीच मैच खत्म हो जाएगा। तो रोहित शर्मा को इसी तरीके से जाना जाता है। खासतौर से 2023 वर्ल्ड कप के पहले से उन्होंने इसी तरीके का गेम खेलना शुरू किया था। कल उनकी इनिंग में इतना अंतर था, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि इस बार देखा होगा कि मैंने जो है बड़ी इनिंग खेलने की सोची। पहले क्या होता था, वो आते थे, हर बॉल मारते थे और आउट होकर चले जाते थे। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी 47 रन पे आउट हो गए थे और मतलब गिल का विकेट गिर गया था, उसके बाद भी रोहित मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो उनको वहां पे टिकना चाहिए था, तो उन्होंने वहां से सीखा। और ये जो तीन आपके जी जब उन्होंने शुरुआत में काफी मारा और उसके बाद उन्होंने टिक कर खेला थोड़ा सा तो वो 70-76 रन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की इनिंग उनको खेलनी चाहिए थी और उन्होंने कल परफेक्ट इनिंग खेली। और फिर देखिए लेटर ऑन न्यूजीलैंड को जब उन्होंने रोहित ने इतना अच्छा खेला तो फास्ट बॉलर्स हटा के स्पिनर्स लाए, लेकिन स्पिनर्स को जिस कॉन्फिडेंस से अय्यर ने खेला है, अक्षर पटेल ने और फिर केएल राहुल ने जो इनिंग्स खेली है उस वक्त, सेंटर की बड़ी जबरदस्त बॉल, सेंटर ज़ाहिर रिदम में नजर आ रहे हैं, ब्रेसवेल बेहतरीन करा रहे हैं, फ्लिप्स है, तो उस पर क्या कहेंगे अभिषेक की? ये तो एक एडेड एडवांटेज आपकी टीम को हो गया कि आपके जो मिडिल ओवर्स में जो संभालने वाले होते हैं डाउन दी ऑर्डर्स बैट, वो भी बड़े जबरदस्त क्लासिकल और टेक्निक वाइज बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं।
एक्चुअली इस टूर्नामेंट में अय्यर ने बहुत अच्छा गेम खेला है। आपने देखा होगा कि लगभग हर इनिंग में उन्होंने रन बनाए हैं और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है यहाँ पे रन बनाने के मामले में। तो मेन और सबसे बड़ी बात यह है कि वो धीमे नहीं होते हैं, तो इसका फायदा मिलता है, क्योंकि पहले केएल राहुल ऊपर उतरते थे या और कोई प्लेयर उतरता था तो वो धीमे हो जाता है। इवन विराट कोहली खेलते हैं वो रन और बॉल खेलते हैं, सिंगल खेलते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर जो है टेम्पो बना के रखते हैं, इसका फायदा मिलता है। केएल राहुल को नई जिम्मेदारी दी थी नंबर 5-6 पे उतरने की, और हार्दिक पांड्या को 7 पे उतरने की। अक्षर पटेल की बैटिंग ऊपर की गई थी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तीनों के बैटिंग प्लेस बदले गए, लेकिन तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। केएल राहुल की जगह पे सवाल उठ रहे थे, उन्होंने लेकिन आके फिनिश किए। हार्दिक पांड्या का तो कोई जोड़ नहीं है, बॉलिंग में बैटिंग में एक ट्रू प्लेयर है, ट्रू टीम प्लेयर है। भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम में अगर मुझे अंतर दिखता है तो मुझे लगता है भारतीय टीम में 11 में से 10-9 प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ टीम के लिए खेलते हैं, वो अपने लिए नहीं खेलते, और पाकिस्तान में ये संख्या बहुत कम है। बिल्कुल अब्बास, हार्दिक पांड्या जैसा हार्ड हिटर डाउन द ऑर्डर भी वो स्ट्रेट बैट से खेल रहा है। आप देखें कोई स्लॉग नहीं कर रहा, क्रॉस बैट हार्दिक पांड्या खेलता ही नहीं है। और फिर ओपनिंग में रोहित शर्मा जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में राहुल आ गए, अय्यर आ गए। पाकिस्तान में तो ना ओपनिंग है, ना मिडिल ऑर्डर है, ना डाउन द ऑर्डर कोई हार्ड हिटर है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस मैदान में। तो देखें कोई मुकाबला नहीं है। साइम अयूब इंजर्ड हुआ तो आपके पास कोई ओपनर नहीं था, आपने फखर जमान को कॉल की, वो इंजर्ड हुआ तो आपके पास ओपनर ही कोई नहीं था। कभी बाबर आजम ओपन करेगा, कभी कौन ओपन करेगा, यही हम फैसला नहीं कर सके। मिडिल ऑर्डर देख लें, हमारा मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हुआ। ओवरऑल हमारी टीम की परफॉर्मेंस और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। ऑन अदर साइड अगर आप अपने सब कॉन्टिनेंट की टीमों की बात करते हैं, बांग्लादेश की, श्रीलंका की और इंडिया की, हम तो क्यों एग्जांपल इंडिया की देते हैं कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की टीम है और हमें ये खुशी है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एशिया के अंदर रही है। बिल्कुल आप रोहित शर्मा ने किस तरीके से कैरी की इनिंग्स को, कल उसका दिन था, उसने कैरी किया। आप पूरे टूर्नामेंट में देख लें, हार्दिक पांड्या की आपने बात की, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके 6 देखे थे, क्या बात है, मतलब वो अनफिट भी था। एग्जैक्टली अनफिट मूवमेंट भी नहीं हो रही थी उसकी, लेकिन उसने स्ट्रेट बैट से जो मारा है लॉन्ग ऑफ पे तो बड़ा जबरदस्त। अच्छा अभिषेक, अब ये बताएं कि गौतम गंभीर कंटिन्यू करेंगे एज अ कोच, और विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अभी उनका है करियर, 2-3 साल वो निकाल सकते हैं, स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो। देखिए गंभीर तो 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 2027 वर्ल्ड कप तक का, तो वो तो कंटिन्यू करेंगे। जहां तक बात विराट कोहली की है, खबरें आ रही हैं कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक वो भी रहेंगे, मतलब वो खेलना चाहते हैं। और रोहित शर्मा ने कल कह दिया कि अभी मैं रिटायर नहीं ले रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कब तक खेलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा फिलहाल वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, वनडे फॉर्मेट। जी बहुत शुक्रिया भारतीय साफी अभिषेक त्रिपाठी, जो कि अक्सर बेशतर हमारे शो का हिस्सा होता है, आपने वक्त दिया। और इस्लामाबाद अब्बास शबीर भी हमारे साथ थे। अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये तो क्रिकेट की बात हुई। क्रिकेट के बाद अब जब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे और बड़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने जा रही है, और एक और शख्सियत भी हमारे साथ होगी। देखिएगा आप, एक ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, जहां रमजान में एक बार फिर हाजिर आपके सामने, और आप जरा बोर से हो रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि नादिया खान का आ गई आपकी प्यारी नादिया खान। संभाल लिया था तुमने। मैंने आप कोशिश की थी, बस मैं तो कोशिश ही कर सकता। नहीं संभाल ही लिया। अगर शुक्र है क्रिकेट का सेगमेंट था और उसमें मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं था कि मैं जज्बाती ना हो जाऊं। तो कैसा रिजल्ट रहा वैसे क्रिकेट का? बस रिजल्ट वही रहा जो था। अब सोच रहे थे कि इंडिया जीत जाएगा, हमने पहले बता दिया था। हाँ, सबने पहले बता दिया था। क्या कैसा ये मैच था, कैसी सीरीज थी कि सबको पहले से ही पता चल गया कि क्या होने वाला है। एवरीथिंग वाज गोइंग देयर वे, बट अच्छा भी खेले। पता है क्या हुआ, क्या ऑफिशियल्स वहां पर, यानी आप देखें कि अब क्लोजिंग सेरेमनी थी, वहां पर ट्रॉफी देनी थी ना। पाकिस्तान के कप्तान जिन्होंने 2017 में जीता आईसीसी का इवेंट, सरफराज वहां मौजूद थे, ना पीसीबी चेयरमैन वहां पर मौजूद थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया वहां पर। सेरेमनी में वो मौजूद, यानी होस्ट सेरेमनी में मौजूद नहीं है। और इस पे मेरे ख्याल आवाज उठानी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ। बहुत सारी चीजें इस सीरीज में अगर देखा जाए जो पहले कभी नहीं हुई, हमने वो देखा, और इस पे आवाज उठाना बनता है। नॉट हैपन अगेन। तो अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। जी आप आ गई हैं तो फिर मैं दूसरा शो करके आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मंडेज को हमारे वो ड्रामे वाले शो की क्या ड्रामा इसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो ड्रामास पे तबसरा करके अभी ताजा वो मैं उस मोड से आ रही हूँ। तो ये ना हो कि थोड़ा सा यहाँ भी कुछ एकदम शुरू हो जाए, नजर
जा रहे हैं। आपकी अदाकारी में ज़ुहैब आपकी परफॉर्मेंस की बात करूं 10 आउट ऑफ 10। हाँ एक्सप्रेशंस पे लेकिन थोड़ा सा जरा और मेहनत करें। जी तो अभी सेगमेंट है हमारा ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जो हमसे दूर हैं लेकिन फिर भी हमारे जो है दिल पास पास हैं, करीब हैं, पाकिस्तान में दिल छोड़ जाते हैं। और यूएई में, दुबई में हम इनसे बात करते हैं। कौन है हमारे साथ? फायजा जीशान, एजुकेशनिस्ट है, बिल्कुल स्कूल में पढ़ाती हैं। फायजा पढ़ाती हैं आप या एडमिनिस्ट्रेशन में आप? जी मैं टीचर हूँ, आई एम वर्किंग एज एन इंग्लिश कोऑर्डिनेटर बेसिकली। अच्छा तो कोऑर्डिनेटर्स पढ़ाते भी हैं या सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही सारे करते हैं सेक्शंस की? नहीं, हम लोग को थोड़ी सी क्लासेस भी असाइन की होती है, अलॉट की होती है, तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोसीड विद दैट आल्सो। और साइड बाय साइड हम लोग लीड भी करते हैं अपनी इंग्लिश टीम को। अच्छा ये बताएं फायजा, जब तालीम की बात होती है, आप इस शोबे से वाबस्ता है, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को कैसे देखती हैं और वहाँ का तालीमी निज़ाम कैसे मुख्तलिफ है? मॉडर्न मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऑब्जर्वेशनल, हाँ क्या जरा उससे मुताल्लिक़ बताइए। जी बिल्कुल, व्हेन आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान एज अ प्रिंसिपल तो वहाँ पे भी वी वर ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द नीड्स। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बेसिकली पाकिस्तान में दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, बट द गैजेट्स और देयर जो है गैजेट्स का प्रॉब्लम है। ये फॉरेन से आप ये कह लें कि जी उनके जो मतलब इतना नहीं वो एस्टेब्लिश कर सकते व्हाट एवर वी आर डूइंग हियर। देयर स्ट्रेटजीज आर रियली ऑसम, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, पेरेंट्स के साथ इंटरलिंक है हर चीज, हम लोग यूजिंग टेक्नोलॉजी और IT से एवरीथिंग इंटरलिंक्ड है। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, अ गैप इज देयर डेफिनेटली। अच्छा आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं और वहाँ कौन सा सिस्टम चल रहा है? कि वहाँ काफी से ब्रिटिश, अमेरिकन, IB No, I'm working in one of the British schools. No, it's one of the British schools and very prestigious school actually in Sharjah, or one of the well-known school. Alhamdulillah. तो that's wonderful। तो थोड़े आपने कोई स्पेशल इसकी ट्रेनिंग की? क्योंकि होता है ना कि पाकिस्तान से आप पढ़ा रहे हो लेकिन फिर UAE जाके मिनिस्ट्री ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो तो ही आप पढ़ा सकते हैं, वरना मैं आपको बताऊं 2000 में तो मैंने भी पढ़ाया है। हाँ मैं भी टीचर थी, लेकिन उस वक्त मिनिस्ट्री के रूल्स इतने फ्लेक्सिबल थे, आपको जॉब मिल जाती थी, आप काम कर सकते थे। तनख्वाह भी मेरी बहुत कम थी, ईमान से मेरी तनख्वाह बहुत कम थी और मैं बहुत ज्यादा काम करती थी। और छुट्टी के बाद ना मेरी गेट पे ड्यूटी भी होती थी, बाय द वे बच्चों को बाय 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 करके फिर उसके बाद मैं घर जाती थी और बहुत कम पैसों में। लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ गई कि एजुकेशन की आपकी अगर ये बैकग्राउंड होगा तो ही आप पढ़ा सकेंगे। तो अभी भी ऐसा है कुछ कि उन्होंने और रिक्वायरमेंट बढ़ाई है? नो बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे, बिल्कुल इट्स टोटली डिफरेंट। आप लोग के लिए टीचिंग लाइसेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगर आपको टीचिंग लाइसेंस नहीं है, जिसको यहाँ पे इख्तियार कहते हैं, तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद द टीचिंग। आप जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज्ड हैं, ओनली दैट सब्जेक्ट यू कैन प्रोसीड विद। और इसके अलावा भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर उनको अटेस्ट करवाना पड़ता है हर जगह से। तो रियली यू आर राइट, यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। बिल्कुल, आप टीचर तो है लेकिन लग भी ऐसे रहे कि हम टीचर से ही बात कर रहे हैं। हाँ वो हो जाते हैं, वो मेरी भी ऐसी शक्ल अलग सी हमारी हो जाती है ना, हमारी टीचर्स की एक अलग सा हो जाता है ना। टीचिंग के अलावा पूछे क्या करती है थोड़ा सा? टीचर है, मैं तो टीचिंग का इतना मजा आ रहा था, इतने सवाल पूछूं। लेकिन वैसे फायजा और क्या मसरूफियत है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? आप कब गई दुबई? एक्चुअली आई वॉज बोर्न हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद मेरे फादर ने प्लान किया कि वी विल रिवर्ट बैक टू पाकिस्तान। और वहाँ पे फिर व्हेन आई गॉट मैरिड तो डेफिनेटली मैं अपने हस्बैंड के साथ, बिकॉज ही वाज वर्किंग हियर, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। बट व्हेन आई केम हियर ऑन विजिट I got job on the very second day, alhamdulillah. So then I stayed here, and approximately since 10 to 12 years I'm here right now. और ये मैं आपको बताऊं कि बड़ा टफ कंपटीशन है, खासतौर पे पाकिस्तानी टीचर्स के लिए, क्योंकि वहाँ इतनी नेशनैलिटीज हैं और स्कूल की प्रेफरेंसेस भी हैं कि भाई हम इस नेशनैलिटी को प्रेफर करें, इसको करें। और इसमें पाकिस्तानी टीचर्स या कोई भी आपके जो है देसी टीचर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसे। तो यू मस्ट बी फैंटास्टिक और आपका एक्सपीरियंस बहुत कमाल होगा। Yeah, I was working as a principal in Pakistan. Maybe you have heard about this smart school. तो मुझे बताएं कि मुझ जैसे नालायक बच्चों में से कितनों को आपने सुधारा है? माशाल्लाह, I have very good class control और बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली बच्चे हैं, अगर आप उनकी साइकी को समझ जाएं तो मेरा ख्याल है इट्स अ वंडरफुल जॉब। And I really love my job, to be very honest. आप इतने साल से दुबई में हो, तो फायजा ये बताओ कि कोई महंगाई आपको भी इस तरह हिट करती है जैसे पाकिस्तान में हमें इन्फ्लेशन ने जकड़ा हुआ है, वहाँ भी आपको लगता है कि और बिकॉज ऑल्सो कि आप कब से वहाँ हैं तो आप कंपेयर भी कर सकती हैं 90s 2000 के भी कितना वहाँ फर्क आया महंगाई में?
जी पहले जब हम लोग आए थे आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 years इट वाज सो गुड, लेकिन आफ्टर एक्सपो एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो टैक्स है आपका, कहीं पे भी आप जा रहे हो फॉर इंस्टेंस फॉर डाइनिंग और कहीं भी शॉपिंग के लिए, तो टैक्स जो है आपका वैट इट्स approximately killing us, so there is a huge difference। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान में और ये कि ये टैक्स फ्री है, दुबई टैक्स फ्री है, तो नॉट एवरीथिंग इज टैक्स फ्री। आप बहुत सारी चीजों पर टैक्स दे रहे होते हैं। you have to pay that, yeah, it's not tax free। अच्छा, तो वैट हम लोग को pay करना फायजा, पड़ता तुम्हारी ग्रोसरी एक हफ्ते की कितने में हो जाती होगी? To be very honest, 500, 600 इस तरह से। Every week कहे तो 300 to 400 you can go with it। तो मतलब to be very honest, मतलब 35-40 हजार आपका एक हफ्ते का लग जाता है सिर्फ ऑन ग्रोसरी में। और रेंट वगैरह भी काफी ज्यादा है वहाँ। रेंट की तो बात ही ना पूछो। और 40 to 45,000 per year if we are paying, तो आप खुद देखें कि it's really expensive, quite expensive here। और रमजान में क्योंकि बहुत सारे लोग ना सोचते हैं अरे हम दुबई चले जाएंगे, बस मजे ही मजे, घर वालों को भेजेंगे पैसे, सबके ऊपर ना दौलत की बारिश होगी। एक तो वहाँ इतना मुश्किल है काम, और ऊपर से महंगाई, तो वहाँ के खर्चे कैसे आप मैनेज करें? अच्छा, रमजान कैसा गुजरा फायजा, आप ये बताएं। व्हाट आर यू मिसिंग? पाकिस्तान में क्या मिस कर रही हैं? भिजवाएं आपको। पाकिस्तान में एक्चुअली आई एम मिसिंग माय मॉम, बट शी इज कमिंग टुमारो। और वैसे भी यहाँ पे रमजान बहुत अच्छा होता है, बिकॉज देखें डिफरेंट नेशनलिटीज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट कल्चर से हैं, तो जब आप मिलते हैं उससे तो लाइक यू ऑलवेज हैव अ वेरी गुड टाइम, यू गेट टू नो ईच अदर। तो अच्छा रमजान गुजरा है। अच्छा, तो आंटी आ रही है जबरदस्त, आपकी ईद भी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, है ना? ईद तक गुजर रही है ना, अभी वहीं होंगी ना वहाँ? ईद गुजरेगी, वो वहीं होंगी आपके साथ? हाँ बिल्कुल यहीं होंगी जी। क्या बात, माशाल्लाह, ईद स्पेशल। इससे बढ़ के क्या खुशी की बात हो कि आपके पेरेंट्स ईद पे आपके साथ हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया फायजा ज़ीशान, आपने हमें वक्त दिया जाने रमजान में। तो ये जनाब फायजा थी जो कि तालीम के शोबे से वाबस्ता, और बहुत सारी बातें आपने नादिया ने और भी उनसे कुछ बोला ही नहीं मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मुझे तो टाइम दिया ही नहीं। ये कोई बातें होती है? बोला कहते हैं अभी एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। इसको बातें कहते हैं आप? ये तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक के बाद आते हैं और अपने शो के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाएंगे। जी, जाने रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक तवील हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है लाइव में क्योंकि देखें लाइव कट्स होते हैं, बहुत सारे वज़ीर आज़म कभी बात कर रहे होते हैं या फिर असेंबली के सेशंस चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो हमें जरूर कट करना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा शो भी। लेकिन यहाँ भी शो चल ही रहा होता है कि हमारी बातें खत्म नहीं हो रही होती है, कि हम फिर बहुत डिस्कस करते हैं, स्पेशली जो भी सेगमेंट्स होने वाले हैं, और वैसे भी जनरली बिल्कुल ऐसे ही। तो एक और एक रिपोर्ट हुआ है कुछ ऐसे केसेस जिसमें बिल्ली के काटने के केसेस में इजाफा हुआ है, और उसकी वजह से रेबीज का खतरा फैल गया है। अब रेबीज की हम बात करते हैं, डॉग बाइट की वजह से रेबीज, और मतलब अब ये कि कैट बाइट की वजह से रेबीज का खतरा बढ़ गया है। और सिविल अस्पताल में फरवरी में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बिल्ली के काटने के 13 केसेस सामने आए, और माहिरीन ये कहते हैं कि बिल्ली के काटने के बाद फौरी तौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी किस्म की पेचीदगी से बचा जा सके। तो नादिया, इस पर हमने थोड़ी सी बात करनी है कि नॉर्मली हम स्ट्रे डॉग से बहुत डरते हैं कि भाई हमें ये पता है कि भाई स्ट्रे डॉग ने अगर अटैक किया, काटा, तो रेबीज का बहुत ज्यादा चांस है, तो उससे तो हम वैसे ही केयरफुल है। लेकिन बिल्लियों से केयरफुल होना जरा मेरे लिए भी थोड़ा सा भी ये था कि यार वेकअप कॉल है कि बिल्लियों, स्ट्रे कैट्स कितनी ज्यादा है, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई ये तो मासूम है, जरूर पास जाना है। और उनका जो ऐसे पंजा, मुझे तो अच्छा बाइट्स का भी मुझे इतना नहीं पता था जितना ये पता है कि पंजे मारती है। बिल्कुल तो, और वैक्सीन अगर नहीं लगी हुई हो तो ये डेंजरस हो जाता है। कि अब हम देखा फायदा ये ऐसे शो में बात करने से कि वन बिकम्स मोर केयरफुल। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है JPMC। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो ये मुझे बताइएगा, ये जो 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, रेबीज का खतरा मजीद बढ़ गया है, क्या SOPs है जिसको फॉलो करना है हमने? थोड़ा सा इन केसेस से मुताल्लिक भी बताइए। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आज आप लोगों ने हाईलाइट की है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि स्ट्रे डॉग्स ही हमारे कॉमनली ये जाना जाता है कि स्ट्रे डॉग्स की वजह से ही रेबीज होता है, लेकिन केट्स जो होती हैं, दो के वो वैक्सीनेटेड भी होती हैं, जो स्ट्रे केट्स भी होती हैं, उनकी वजह से भी, उनके बाइट करने की वजह से भी रेबीज के केसेस हमारे पास सामने आ रहे हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जिनके घरों में कैट्स हैं तो वो काइंडली जिनकी वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन भी हुई है, उनके बिहेवियर को चेक करें। ज्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं हो रही है, जिस्म में कोई निशाना तो नहीं पड़ रहे हैं,
या एबनॉर्मल बिहेवियर सबके ऊपर जो है वो काटना, दौड़ भागना, इसका मतलब है कि जो वैक्सीन हुई है वो इनकम्पेटेबल है। स्ट्रे जो कैट्स होती है उसके अंदर तो रेबीज होता ही होता है। अब ये जब आपके ऊपर हमलावर होती हैं कैट्स, तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है, जिस जगह को वो काटती है कैट्स, उसको 15 से 20 मिनट टैप वाटर, जो कि नलके का पानी होता है, किसी भी डिटर्जेंट, चाहे उसके अंदर शैम्पू हो, सोप हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर नीचे रख के, और ताकि वो जरासीम वॉश आउट हो जाए। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि समझने की जरूरत है, जिसमें हम लापरवाही भी करते हैं, कि कोई भी हॉस्पिटल जो आपके करीबी हॉस्पिटल है जिसके अंदर वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो, तो वहां जाके वैक्सीन लगाए। वहां का डॉक्टर अब उसको 3 कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड करता है। एक तो वो जिसके अंदर सिर्फ स्क्रैच होता है, लेकिन जो है वो ब्लड नहीं आता स्किन के ऊपर। अच्छा, दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब एक सेकंड यहाँ मैं पूछूंगी प्लीज कि बिल्ली के काटने से, स्क्रैच करने से भी रेबीज हो सकती है ना, कि पंजे मारती है बिल्ली तो? यही मैं आपको समझा रहा हूँ जी। अगर वो स्क्रैच है जी, खून बाहर नहीं आया तो स्टिल रिपोर्ट किसी भी जगह, स्क्रैच को लाइट ना ले। हाँ, लेकिन हाँ, उसकी वजह से भी आप जाके टेटनस लगवा लें। वैक्सीन हम तब लगवाते हैं जब बहुत जरूरी तब हो जाती है जब जिस्म से खून निकलता है, किसी के ज्यादा खुरेजने से खून निकले। ठीक है, इसको आप कैटेगरी 2 कहते हैं। जो कैटेगरी 1 होती है वो स्क्रैच होता है। दूसरी कैटेगरी के अंदर ये होता है कि थोड़ा मसल मास और खून जो है शरेआन फटने की वजह से, उस पंजे की वजह से, उस जख्म की वजह से खून भी बाहर आता है, तो उसमें वैक्सीन लाजमी है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है उसके अंदर ये होता है कि पूरा एक मसल का लोथड़ा, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो टीवी के अंदर या मोहल्ले में या कहीं कोई ऐसा केस हुआ हो, तो वो सारे उसके दांतों के निशान या चंबे के निशान, स्क्रैच के निशान, वो मसल का टुकड़ा भी गायब हुआ होता है जी, वो भी पाया। उसके अंदर फिर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं। तो सबसे जरूरी जो चीज ये है कि जैसे ही किसी बिल्ली ने आपको काटा भी है या पंजा मारा है, तो उस जगह को साफ करना लाजमी है, क्योंकि वो जरासीम जो है वहां से वॉश आउट हो जाए। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर या मेल प्रैक्टिस ये हो रही होती है कि जब वो काटती है या वो पंजा जब उस मसल को फाड़ता है, तो ये रेबीज वाले जो भी काटने वाले इंसिडेंट होते हैं ना, इसके अंदर स्टिच नहीं होता, इनको खुला छोड़ा जाता है ताकि वो जो जरासीम है वॉश आउट हो जाए। पेरिफेरीज के अंदर या इंटीरियर के अंदर बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तब हमने ये अवेयरनेस भी बढ़ाई, कैंपेन्स भी चलाई कि भाई इनको बंद नहीं करें। चेहरे पे है तो लूज स्टिच कर दें ताकि कॉस्मेटिक इशू ना हो औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एंटी रेबीज की जो हम यानी वैक्सीन की हम बात करें, ये गवर्नमेंट अस्पतालों में अवेलेबल है और प्राइवेट अस्पतालों में भी, और क्या यानी अगर प्राइवेट में जाता है कोई तो कितने की लगती है ये वैक्सीन? देखें, ये तो वैक्सीन बहुत महंगी है। इसके अंदर आपका कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है सारी। उसके अंदर देखें कैसे अफोर्ड करेगा। और गवर्नमेंट अस्पतालों में अवेलेबल है फ्री? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि मैं रेबीज सेंटर जेपीएमसी का इंचार्ज भी हूँ, इमरजेंसी का इंचार्ज भी हूँ, और मेरा कनेक्शन भी रहता है यहाँ कराची के अंदर 3 जो मेन हॉस्पिटल्स है उसके अंदर वैक्सीन अवेलेबल है, जिसके अंदर जिना और, लेकिन अब सिविल में भी ये हो रहा है कि वो दोपहर के टाइम के बाद बंद कर देते हैं अपना रेबीज सेंटर। जेपीएमसी एक वाहिद इदारा है पूरे सिंध के अंदर जिसके अंदर 24 घंटे वैक्सीन अवेलेबल है। तीसरा इंडस के अंदर अवेलेबल है। तो ये नोट कर लीजिए इन हॉस्पिटल्स का नाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे तो 2 सवाल पूछूंगी, आप मुझे ब्रीफली बताइएगा। बिल्ली का ज्यादा खतरनाक है मामला, क्योंकि हमारे यहाँ एज ए पेट कैट ज्यादा पसंद की जाती हैं। अच्छा, 2 या 1 पेट आपका बिल्ली घर में है और बाहर भी हैं 2-3 जो ये कि ये हमारी पालतू नहीं है, लेकिन ये आ जाती है, खाती पीती है। अच्छा, अब बिल्ली का खतरा क्यों है? बिल्ली रोज घर से बाहर जाती है। डॉगी तो आपका चलो जी घर के अंदर भी आप रखते हैं, वॉक कर आई वापस ले आई, लेकिन बिल्ली ने तो सैर सपाटे पे जाना है। अब वो कहाँ से घूम के आई और होता क्या है कि दूसरा जानवर उसको अटैक करता है। तो कैसे पता चले कि हमारी पालतू जो बिल्ली है उसको रेबीज हो गई है? हम तो समझेंगे कि जी वैक्सीन कराई हुई है, घर की है, इसको नहीं होगा।
देखिए उसका जो एनिमल बिहेवियर है ना, उसको नोट करें आप। कैसे? कि कुछ दिनों से उसकी आंखें लाल हो रही हैं, मैंने जैसे बताया उसके जिस्म के अंदर धब्बे हो रहे हैं, मुंह से सारा दिन झाग हो रहा है, सारा दिन जो है पड़ी रह रही है, कोई सामने से भी गुजर रहा है तो उसको काटने की कोशिश कर रही है। अब ये जो इनके घर के अंदर पेट होता है ना, जो भी पेट हो, तो उनको उनका नॉर्मल बिहेवियर पता होता है कि पहले ये ऐसी नहीं थी, अब ये हर किसी को पंजे मार रही है, रातों को जोर जोर से आवाजें निकाल रही है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये तो जो 12 केसेस आए हैं, यानी इस पे तशवीश क्यों है? क्योंकि देखिए बिल्ली तो जैसे नादिया भी कह रही है कि पालतू जानवर है, सब अपने घरों में पालते हैं और पहले से ही पंजे मारना, और ये अभी तो ये शुरू नहीं हुआ। ये कोई तशवीश की बात है कि 12 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं और इसके लिए कुछ करने की जरूरत है गवर्नमेंट की सतह पर भी, ताकि एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल हो हर जगह, और अलर्ट हो जाना चाहिए हमें। बिल्कुल, पहली बात तो ये, जैसे आपने कहा कि बिल्ली इनोसेंट एक पेट होता है, तो हर किसी का जहन उस तरफ नहीं जाता है। अब उसमें ये होता है कि थोड़ी जिसको काटा हुआ होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें ये होता है कि भाई बिल्ली ने काटा है, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। अब वैक्सीन जितना आप डिले करेंगे उस लापरवाही की वजह से उतनी इनफेक्टिव होगी। वैक्सीन है ही यही कि जो रेबीज है उसका एक प्रोटेक्टिव वेपन है। और रेबीज क्या है? रेबीज क्या है, ये भी थोड़ा सा बताएं कि है क्या, होता क्या है? रेबीज, देखिए रेबीज एक जर्म्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा होते जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि आपके दिमाग के ऊपर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हावी होते जाते हैं। अब इनके साइन और सिम्टम्स शुरू के अंदर, अगर किसी को बिल्ली ने काटा है, कुत्ते ने काटा है, तो वो वायरल सिम्टम्स होते हैं। थकावट हो रही है, जिस्म में दर्द है, फीवर आ गया, थोड़ा बहुत हल्के रैशेज आ गई है। जो सेकंड स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत क्रूशियल होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। उसके अंदर मेन सिम्टम्स ये है कि आप उसके पास पानी का कोई जग ले जाएंगे या शॉवर लेने को बोलेंगे तो वो पानी से उससे नफरत हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वो शेक करना लगेगा, वो जिसको हम आम जबान में कहते थे ना कि कुत्ते के काटने से पागल हो जाता है बंदा, हमें आम जबान में इस तरह डराया जाता था, कुत्ते के पास नहीं जाना। और फेटल भी हो जाता है, ये मौत तक ये पहुंच जाता है मामला। देखें, ये मैं आपके तवज्जुह से सारी शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद रेबीज है ऐसा मर्ज जो 100% फेटल है, 100% जिसके अंदर मौत होती है, 100% क्यूरेबल भी है। टाइमली आपने वैक्सीन लगा दी। टाइमली क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कितना टाइम होता है कि इनफेक्ट आप तो क्या, लेकिन जिसने काटा है या पंजा लगा है तो कितनी देर बाद आप जाके वैक्सीन लगवा लें? देखिए मिनिमम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जो मैक्सिमम है वो 1 महीना भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा। लेकिन मिनिमम जो है ना वो 2 दिन, मैंने वही बोला ना, 2 दिन ये हम अंदर लगवा लें। चलो ठीक है भी, यानी इसका मतलब अगर एक हॉस्पिटल में नहीं, आप सर्च कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक किसी ने और भी एक बात पूछी थी, मेरे जहन में थी कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं कुत्तों के या बिल्लियों के, उनसे रेबीज नहीं होती अगर वो काटें, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे, ये देखें, ये हम इनको कैरियर्स कहते हैं। ये अपने अंदर लेके घूमती हैं ये जरासीम, जिनको रेबीज होता है। जब वो काटता है उससे ये होता है कि वो रेबीज उस ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये कैरियर्स होते हैं, भले छोटी उम्र हो बिल्ली की, कुत्ते की छोटी उम्र हो, लेकिन इनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे होते हैं। इनके अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ये सरवाइव कर रहे हैं। इतनी बिल्लियों की तादाद है, स्ट्रे कैट्स की, कि बिल्कुल। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नादिया, देखिए कि कैसे नहीं इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं कि जिनके बारे में आप बात करें हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ये शो में ज़ाहिर है हम उसका हिस्सा बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना आम मामला है। और इतना आप कहेंगे कि जी हमारे बच्चे सेफ हैं घर में। बिल्लियां एक ऐसी चीज है कि जो आपके घर में आ जाती हैं, दीवार से ऐसे ऐसे करके ना आपके घर पहुंच जाएंगी, और उसके बाद वहां कोई बच्चे खेल रहे हैं, कुछ उसको अटैक कर सकती हैं। वही बात है, अगर उसको उसमें ये कैरियर है, वो अग्रेसिव होगी, वो बच्चे को तकलीफ दे सकती है। तो ये मुझे लगता है, और मैंने किया भी है अपने घर में, क्योंकि हम जब बताते हैं कोई प्रॉब्लम तो हम प्रिवेंशन भी बताते हैं। एक तो वैक्सीन, अब घर को अपने प्रोटेक्ट करें बिल्लियों की आमद से, और उसमें बैम्बू हेल्प्स।
पता है आपको? अच्छा, बैम्बू अगर है तो बैम्बू भी आपने पूरा नहीं लगवाना काट के, आप उसको काटेंगे, आप जो पूरा बैम्बू है, देखो उसको सपोर्ट चाहिए बिल्ली को आने के लिए, तो जब पूरा बैम्बू होगा वो आराम से चल के आएगी। हमने आधा बैम्बू लगाया तो वो उससे वो उसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो जिस दीवार पे बैम्बू है उसमें वो बिल्ली चल के आपके घर नहीं आएगी। दूसरा, प्लीज जो अपना कचरा है, जो खाना आप फेंकते हैं, वो ऐसी जगह ना रखें कि वो बिल्ली उस खाने के लिए आएगी। बिल्कुल तो ऐसे वो आएगी आपके घर में किसी तरह टाप के उस खाने के लिए। बिल्कुल। तो और needs आपने to अगर be बिल्ली को careful. रखना है एज अ पेट, तो फिर आपको वैक्सीन भी उसकी करानी है और देखभाल भी करनी है। तो नादिया, शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास, ये आपको ना पता ही करें, ये नहीं करें, ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं तो बोलना शुरू किया था, अभी तो बातें होनी शुरू हुई थी। अभी तो है ना, अभी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, परसों होगी। बट इट्स अ और फिर गुड वो साथ ही साइन। रहेंगे। अगर फील नहीं हो रहा ना, हाँ, इसका feel नहीं मतलब कि शो सही जा रहा है। अगर हम बिल्कुल एंजॉय करें तो आप भी एंजॉय करेंगे और बिल्कुल। सीख रहे होंगे। तो जहान रमजान में ज़ुहैब और नादिया को इजाजत दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी मजीद कुछ अहम इशूज के साथ, बड़ी मजे की बातें भी होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Only on 365 News. See you tomorrow.